मैंने सोच लिया है, अब बस बहुत हो गया। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अल्लाह का वास्ता है आपको, मुझे सही राह दिखाइए। देखो रमीज, मैं तुम्हें सही राह ही दिखा रहा हूँ। जरूरी नहीं हर अस्त्र जो तुम्हारे पास है उसका इस्तेमाल किया जाए। कुछ अस्त्र ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान होने पर भी उनको कभी छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि वे सिर्फ विनाश लेकर आते हैं। तुम अपनी समस्या हल करने के लिए गलत अस्त्रों को छोड़ रहे हो। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, अभी भी समय है, पीछे हट जाओ। इस दुनिया में इंसान और अल्लाह दोनों ने ही मेरी मदद करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। जब इस लोक में मेरा कोई नहीं रहा तो अब मुझे दूसरे लोक से ही मदद मांगनी होगी। परिणाम भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। आप बस मुझे राह दिखाइए, मंजिल तक मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। रमीज एक नौयुवक था जो कई तरह की परेशानियों से घिरा हुआ था। उसके वालिद की कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी। मां तो बचपन से ही नहीं थी, इसलिए जब पिता का साया सर से उठा तो उसने उम्मीद की नजर से अपने चाचा की ओर देखा। सीधे सरल स्वभाव का रमीज बचपन से ही चाचा और चाची को अपने परिवार का हिस्सा मानते आया था। चाचा का बेटा आहिल तो उसके लिए उसका सगा भाई ही था। आहिल का घर रमीज के घर से कुछ ही कदम की दूरी पर था। दिन ढल गया था, लेकिन अकेलेपन से घबराकर वो आहिल के घर की ओर चल पड़ता है। रमीज आहिल के घर पहुंचता है। अभी वो दरवाजे पर ही था कि अंदर से आती आवाजें उसका ध्यान खींच लेती है। अब्बू, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। रमीज पूरी तरह से मेरी बातों में फंस गया है। मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। मैं जहां कहूंगा आंखें बंद करके दस्तखत कर देगा। एक बार भी पूछेगा तक नहीं कि उन कागजों में क्या लिखा है। बस देर ना करें और जायदाद के कागजात बनवा लें। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दें। अब ये भाई वाला नाटक मुझसे भी ज्यादा दिन तक नहीं हो पाएगा। अरे अगर आप रमीज की सारी जायदाद अपने नाम कर लेंगे तो उसका क्या होगा? अरे इतने यतीम खाने हैं शहर में, कहीं भी चला जाएगा, हाथ पैर सलामत है ना, मेहनत मजदूरी कर लेगा। और वैसे भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं रहा, 22 साल का हो गया है। मुझे कोई शौक नहीं सारी जिंदगी उसे अपने सर पर बैठा कर रखने का। जब मैंने अपने सगे भाई की परवाह नहीं करी तो ये रमीज क्या चीज़ है? इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। इमरान भाई को तो बीमारी से आज नहीं तो कल मरना ही था, लेकिन मैं उनके मरने तक का इंतज़ार नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने ही उनकी दवा को जहर की बोतल से बदल दिया ताकि उसे जल्दी अल्लाह के पास पहुंचा सकूं। लेकिन अगर उसने दस्तखत नहीं किए तो क्या होगा? वो पढ़ा लिखा बच्चा है, कागजात पढ़ लेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करेगा सो अलग। चाचा चाची की बात सुनकर रमीज के पांव के नीचे से तो मानो जमीन ही सरक गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिता की मौत के बाद जिस चाचा को वो अपना पिता समझ रहा था वही उसके पिता की मौत के जिम्मेदार है। रमीज के पांव कपकपाने लगे थे। दरवाजे से ही उल्टे पांव वो अपने घर की ओर लौट जाता है और अपने कमरे में चहलकदमी करने लगता है। मैं करूं तो क्या करूं? आखिर किससे मदद मांगूं? अब्बू के जाने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया ही मेरी दुश्मन हो गई है। जब बाप की तरह प्यार देने वाला चाचा मेरा नहीं हो सका तो अब इस दुनिया में किस पर और क्यों भरोसा करूं? ये दुनिया बहुत ही शातिर है, न जाने कब कौन पीठ में खंजर घोंप दे, किसी का कुछ पता नहीं। रमीज का मन बहुत परेशान था। उसके मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन उन सवालों का उसके पास कोई भी उत्तर नहीं था। अपने मन में हो रही उथल पुथल को शांत करने के लिए वह घर से बाहर निकल जाता है और अपने विचारों में डूबे हुए वो धीमे कदमों से सड़क पर चलने लगता है। कुछ देर बाद, अरे मैं चलते चलते ये कहाँ पहुँच गया हूँ? लगता है ये तो कब्रिस्तान आ गया है। मुझे वापस चलना चाहिए, अंधेरा हो गया है और ऐसी जगह पर देर रात अकेले जाना सही नहीं होता। रमीज घबरा कर वहां से जाने के लिए वापस मुड़ जाता है। तभी उसे सफेद कपड़े पहने हुए एक मौलवी साहब नजर आते हैं। कहाँ भटक रहे हो? वक्त जानते हो कितना हुआ है? यह समय काली शक्तियों का है। इस वक्त तुम्हें इस कब्रिस्तान के आसपास अकेले नहीं घूमना चाहिए। माफ कीजिए मौलवी साहब, मेरा ध्यान कहीं और था।
ख्यालों में गुम मैं कब यहाँ पहुँच गया, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मैं चलता हूँ। क्या बात है? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं अल्लाह तक तुम्हारी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। रहने दीजिए मौलवी साहब, अल्लाह ने तो मेरी तरफ से बरसों पहले ही आंखें फेर ली थी, उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं। क्या बात है? तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी घटना हुई है क्या? देखो, बता देने से तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है। मुझे बताओ, क्या हुआ है? 8 साल का था जब अल्लाह ने मुझसे मेरी माँ छीन ली। मैंने खुदा की मर्जी समझकर किसी तरह इस सच को स्वीकार कर लिया और अपने पिता में ही माँ और पिता दोनों को देखने की कोशिश करने लगा। लेकिन आपके अल्लाह को यह भी मंजूर नहीं था, इसलिए मेरे अब्बू को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। मेरे चाचा ने उनकी जान ले ली। मेरे सामने सारी जिंदगी पड़ी है, लेकिन अब ना सर पर छत है, ना अपना कहने को कोई रिश्तेदार है, ना ही नौकरी है। कुछ है तो बस उलझने ही उलझने। बताइए, आपका अल्लाह मेरी मदद कर सकेगा? देखो बेटा, वो सबका मालिक है, उसने तुम्हारे लिए भी जरूर कुछ सोच कर रखा होगा। मैं एक बार को शैतान पर तो भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन उस ऊपर वाले पर नहीं। शैतान को भी प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। अगर वाकई अपनी समस्या का हल चाहते हो तो तपस्या करनी होगी। साधना के बिना शैतान भी नहीं मिलता। मौलवी की बातें सुनकर अब तो रमीज के मन में भी कौतूहल के भाव पैदा हो गए थे। बताइए ना मौलवी साहब, क्या वाकई आप जानते हैं शैतान को कैसे खुश किया जाए? मैंने एक किताब में खबीस के बारे में पढ़ा है। क्या आप मेरी मदद करेंगे एक खबीस की साधना करने के लिए? क्या कहा? खबीस? जानते भी हो किसका नाम ले रहे हो? खबीस जिन्नातों के बच्चे होते हैं। एक व्यसक जिन से अधिक हट्टी और खतरनाक होते हैं ये खबीस। इनसे तुम ना ही उलझो तो बेहतर होगा। खबीस साधक की हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सोच लो, खबीस तुम्हारी समस्याओं को हल करने के बदले तुमसे कुछ ऐसा मांगेगा जिसे तुम दे ना पाओगे। मैं हर कीमत देने को तैयार हूं, अपने प्राण तक दे सकता हूं। रमीज के बार बार जिद करने पर मौलवी साहब खबीस को बुलाने की मंत्र विधि रमीज को बता देते हैं। मंत्र विधि जानने के बाद रमीज घर लौट आता है। देर रात को रमीज खबीस की साधना शुरू कर देता है, लेकिन घंटे तक साधना करने के बाद भी उसे अपने आसपास कोई हलचल महसूस नहीं होते। बार बार मंत्र पढ़ने के बाद रमीज तंग आ चुका था। अगले दिन वो एक बार फिर मौलवी साहब के पास जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये खबीस जिन इंसानी रिहाइश के आसपास रहते हैं, ये सब ऐसी शक्तियां हैं जो अंधेरे सुनसान इलाकों में रहना पसंद करती हैं। खबीस की साधना करने के लिए तुम्हें कोई ऐसी ही जगह चुननी होगी। लेकिन मौलवी साहब, ऐसी कौन सी जगह होगी? ये लो, ये कब्रिस्तान की मिट्टी है। अब जब तुम कभी इसकी साधना करना, अपने चारों ओर इस मिट्टी को फैला देना। इस मिट्टी की महक से खबीस जरूर आएगा। अगले दिन रमीज एक बार फिर अपनी सिद्धि शुरू करता है, जैसा कि बाबा ने बताया था। तकरीबन 1.25 घंटे के बाद कमरे का माहौल बदलने लगता है और कमरे में चारों ओर भयंकर दुर्गंध फैलने लगती है। यह दुर्गंध इतनी तेज थी कि रमीज उसमें सांस भी नहीं ले पा रहा था। एक कमरे में चारों ओर भयंकर डरावनी आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाती है। रमीज आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने तकरीबन 8 फुट की एक भयानक आकृति खड़ी हुई दिखाई देती है, जो गुस्से में उसकी ओर ही देख रही थी। बोल, क्यों बुलाया मुझे? क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, बस आपका साथ चाहता हूं। यह कैसी बात हुई? मुझे बुलाने वाले लोग हमेशा अपनी कोई ना कोई इच्छा पूरी करने के लिए ही मुझे बुलाते हैं, और मेरा नियम यह है, तुम्हारी एक इच्छा पूर्ति के बदले में तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। खबीस की इच्छाओं के बारे में तो जानते होगे ना? इतना कहकर खबीस जोर जोर से हंसने लगता है। जल्दी से अपनी इच्छा बता, वरना बहुत पछताएगा तू। तेरे जिस्म की महक से मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। मेरी इच्छा बस इतनी है कि आप इस घर में रहे और अपनी जिंदगी सुकून से बिताएं। आखिर कब तक कब्रिस्तान के वीराने में भटकेंगे आप? मैं आपकी भूख और जरूरतों को समझता हूँ,
बस आपको वचन देना है कि इस घर में रहने वाले आदमी को ही आप अपना शिकार बनाएंगे। ठीक कहा। मुझे रहने के लिए घर की नहीं, इंसानी शरीर की जरूरत होती है। अगर तेरी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं तेरे शरीर में रहना स्वीकार करता हूँ। अगले दिन सुबह रमीज तेज कदमों से चाचा के घर की ओर चल पड़ता है। सलाम वालेकुम चाचा जान, आज मैं आपको कुछ जरूरी कागजात सौंपने आया हूँ। कागजात? कैसे कागजात? और तुम इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस मेरा अब इस शहर में रहने का कोई इरादा नहीं है। मैं आज सुबह की गाड़ी से हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा हूँ। बस अपनी आखिरी अमानत आपको सौंपने आया था। ये लीजिए हमारे घर के कागज, आज से आपके हुए। आप मेरे साथ चलकर एक बार अपने नए घर का जायजा भर कर लीजिए। मेरे अब्बू की अमानत सही हाथों में है, इस बात की तसल्ली होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रमेश की बात सुनकर चाचा बहुत खुश हो जाते हैं और बिना कुछ भी सोचे समझे वो तेज कदमों से रमेश के साथ उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। घर का ताला खोलकर जैसे ही चाचा अंदर कदम रखते हैं, मौका देखकर रमेश घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? रमीज, खोलो इसे। रमीज हंसते हुए मकान से दूर जाने लगता है। दूसरी तरफ चाचा के सामने एक खबीज की भयानक आकृति उभरने लगती है। कौन हो तुम? यह सब क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? रमीज, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। चाचा रमीज रमीज चिल्लाते रहते हैं, लेकिन रमीज तो अब इस घर से कहीं दूर निकल गया था। तो तू है मेरा शिकार, तूने ही मुझे बुलाया। हाँ, इंसानी जिस्म। खबीस एक धुएं का बवंडर बनकर एक झटके से चाचा के अंदर प्रवेश कर जाता है। घर का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है और चाचा हवा में उड़ते हुए सीधा बिस्तर पर जा गिरता है। तभी कमरे में एक भयानक आवाज गूंजती है। अब तो तब तक मेरी भूख मिटाएगा जब तक तेरी जान नहीं चली जाती। एक एक करके चाचा के शरीर से कपड़े उतरने लगते हैं और पूरा घर उसकी खौफनाक चीखों से गूंज उठता है। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।